की वर्किंग से संबंधित हैं। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, हाल फिलहाल में काफ़ी सारी ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आई जिसमें बताया गया कि महाराष्ट्र में और केरला में स्टेट गवर्नमेंट्स और गवर्नर्स के बीच टकराव देखने को मिला। महाराष्ट्र में तो काफ़ी विचित्र स्थिति सामने आई। महाराष्ट्र में गवर्नर ने स्पीकर के इलेक्शन की डेट को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, तो इस वजह से महाराष्ट्र में जो स्टेट असेंबली है वो स्पीकर का चुनाव नहीं कर सकी। और केरला में भी सिचुएशन कम स्ट्रेंज नहीं है। केरला में स्टेट गवर्नर ने कन्नूर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को रीअपॉइंट कर दिया लॉ के अकॉर्डिंग, लेकिन बाद में स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर एलिगेशंस ये लगाए कि मेरे ऊपर दबाव डाला गया कन्नूर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को रीअपॉइंट करने के लिए, और गवर्नर ने यह तक कह दिया कि मेरे से गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो इस वजह से केरला स्टेट गवर्नमेंट की काफ़ी ज़्यादा किरकिरी हुई। देखो, वैसे गवर्नर के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर एलिगेशंस लगाना ये कोई नई चीज़ नहीं है। ये आज़ादी के बाद से ही समय समय पर होता आया है, बट पिछले कुछ सालों में ये जो टकराव है ना स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नर के बीच, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। जैसे राजस्थान में पहले ये हुआ था, कुछ महीने पहले की ये बात है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस को गवर्नर ने एक्सेप्ट नहीं किया था। और महाराष्ट्र में भी पहले ऐसा हो चुका है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस को गवर्नर ने एक्सेप्ट नहीं किया था। इसके बाद राइटर बोलते हैं, देखो, ये जो गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच जो समय समय पर टकराव देखने को मिलता है ना अलग अलग राज्यों में, खास करके अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स में, जैसे सेंटर में बीजेपी गवर्नमेंट है, तो जहां जहां पे जिन राज्यों में बीजेपी के अगेंस्ट किसी दूसरी पार्टी की सरकार है ना, वहां पे टकराव ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसके पीछे कुछ हद तक गवर्नर की पोस्ट की हिस्ट्री भी रिस्पॉन्सिबल है। कैसे? याद कीजिए, जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में रूल कर रहे थे उस समय देखो गवर्नर की पोस्ट कितनी ज़्यादा स्ट्रांग हुआ करती थी। वो किसी के प्रति अकाउंटेबल नहीं थे, वो सिर्फ राजा यानी ब्रिटिश क्वीन और किंग के प्रति अकाउंटेबल हुआ करते थे, उन्हीं के प्रति आंसरेबल हुआ करते थे। उसके बाद हमारा देश आज़ाद हुआ, संविधान जब बन रहा था ना, तो गवर्नर की पोस्ट को लेके भी काफ़ी डिबेट्स हुई, हेल्दी डिबेट्स हुई कि कैसी हमारे आज़ाद भारत में गवर्नर की पोस्ट होनी चाहिए। कई सारे मेंबर्स ऐसे थे जो ये चाहते थे गवर्नर की पोस्ट वैसे ही पावरफुल होनी चाहिए जैसे कि ब्रिटिश ईरा में पावरफुल थी। लेकिन देखो, B.R. अम्बेडकर ये अपनी सोच में क्लियर थे कि गवर्नर की पोस्ट सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की होनी चाहिए और असली जो पावर होनी चाहिए ना वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए। लेकिन अम्बेडकर को यह भी लगता था कि गवर्नर के पास कुछ डिस्क्रिशनरी पावर तो जरूर होनी चाहिए। डिस्क्रिशनरी पावर मतलब वो पावर्स जिसमें गवर्नर अपनी मर्जी से एक्ट कर सकें और उन्हें स्टेट गवर्नमेंट या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस से काम करने की आवश्यकता नहीं है। देखो, एक चीज़ मैं आपसे पूछूं, आपको पता होना चाहिए, गवर्नर के पास जो डिस्क्रिशनरी पावर है ना वो प्रेसिडेंट से भी ज़्यादा है। कैसे? देखो, प्रेसिडेंट आपको पता है हेड ऑफ स्टेट हैं, मतलब अभी जो हमारे राष्ट्रपति है ना रामनाथ कोविंद जी, ये इंडिया के हेड हैं। उसी प्रकार से किसी भी राज्य में जो गवर्नर है ना वो उस स्टेट के, उस राज्य के हेड हैं। लेकिन देखो, इसके साथ साथ अब आप ध्यान दीजिएगा, गवर्नर जो होते हैं किसी भी राज्य में वो सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे भी काम करते हैं। वो एक एजेंट के तौर पर काम करते हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। तो इस वजह से मान लीजिए स्टेट असेंबली ने कोई ऐसा बिल पास कर दिया जो गवर्नर को लगता है संविधान की वैल्यूज़ के अगेंस्ट है, तो उस मामले में गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर है। इसके अलावा राष्ट्रपति शासन लगाने की रिकमेंडेशंस गवर्नर दे सकते हैं अगर उन्हें लगता है किसी राज्य में शासन जो है वो संविधान की मर्यादाओं के अनुरूप नहीं चल रहा है। तो इस वजह से गवर्नर के पास जो पावर्स है ना, डिस्क्रिशनरी पावर्स, वो प्रेसिडेंट से ज़्यादा हैं। प्रेसिडेंट के पास तो ऐसी कोई पावर नहीं है कि वो अपने आप से सेंट्रल गवर्नमेंट को डिसमिस कर सकें या फिर किसी बिल को रोक सकें। समझ गए? इसके बाद राइटर ये बोलते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का सेक्शन 50 है ना, वही सेक्शन सीधा सीधा उठा लिया गया संविधान के आर्टिकल 163 में। यानी आज के संविधान का जो आर्टिकल 163 है ना वो सीधा सीधा उठाया गया है आज़ादी से पहले के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के सेक्शन 50 से। इसलिए थोड़ी वेगनेस है आर्टिकल में।
ये देखिए, ये है आर्टिकल 163 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें बोला गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे गवर्नर को एड एंड एडवाइस करने के लिए सिर्फ उस सिचुएशन में गवर्नर अपनी मर्जी से अपनी डिस्क्रिशन के अनुसार एक्ट करेंगे जब जो कि संविधान के अनुसार जरूरी है। अदरवाइज वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस से काम करेंगे। थोड़ी लैंग्वेज जो है ना वो वेग है। लैंग्वेज के वेग होने की वजह से ना बहुत बार गवर्नर खुद से ही एक्ट कर लेते हैं बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस से, इसीलिए टकराव पैदा हो जाता है। जबकि देखो सुप्रीम कोर्ट ने बार बार इस चीज को क्लैरिफाई किया है। शमशेर सिंह केस 1974 का, नाबम रेबिया केस 2016 का, इन सभी केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियरली ये बोला है कि गवर्नर को एक्ट करना है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस से। सिर्फ एक्सेप्शनल सिचुएशन अगर हो, संविधान के अनुसार जो एक्सेप्शनल सिचुएशन बोली गई हैं, जो अभी हमने डिस्कस भी किया कि गवर्नर को लगता है कि कोई बिल संविधान की वैल्यूज के अगेंस्ट है, या फिर गवर्नर को लगता है कि किसी स्टेट में सरकार जो है वो संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, तो ये कुछ एग्जांपल मैंने दिया आपको, एक्सेप्शनल सिचुएशन है, तब गवर्नर अपनी मर्जी से एक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज छोटी से छोटी सिचुएशन में उनको एक्ट करना है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस से। अब देखिए एग्जांपल, यहां पे महाराष्ट्र के गवर्नर ने स्पीकर के इलेक्शन के लिए जो डेट रखी थी ना उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। जबकि देखो ये नॉर्मल सी चीज होती है, आजादी के बाद से ही अभी तक कभी इस चीज पे विवाद पैदा नहीं हुआ, लेकिन इस बार गवर्नर ने इतनी छोटी सी चीज का पतंगड़ बना दिया कि उन्होंने स्पीकर की इलेक्शन की डेट को एक्सेप्ट नहीं किया। आमतौर पे देखो सभी स्टेट असेंबलीज में ये प्रोसीजर फॉलो होता है कि सरकार जो है वो डेट फिक्स कर देती है कि इस दिन हम स्पीकर को इलेक्ट करेंगे, और सरकार फिक्स करके असेंबली के सेक्रेटरी को ये चीज़ बता देती है कि हमने ये डेट फिक्स की है। तो बाद में असेंबली के सेक्रेटरी जो हैं इसे फॉरवर्ड कर देते हैं गवर्नर को उनके सिग्नेचर के लिए। तो ये नॉर्मल सी चीज़ होती है, गवर्नर सिग्नेचर कर देते हैं। और गवर्नर जब सिग्नेचर कर देते हैं, क्योंकि वो ड्यूटी बाउंड हैं, उन्हें सरकार के हिसाब से ही काम करना है, उन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस से काम करना होता है, तब फिर सारे मेंबर्स को बता दिया जाता है कि इस दिन हम स्पीकर को इलेक्ट करेंगे। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर गवर्नर इस डेट को अप्रूव नहीं करते हैं तो क्या उस दिन इलेक्शन होगा? तो इसके जवाब में राइटर ये बोलते हैं, देखो ये चीज ना कि स्पीकर का इलेक्शन कब होगा, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है जो गवर्नर को मिली हुई है। ये तो सिर्फ हाउस का रूल है, महाराष्ट्र स्टेट असेंबली का रूल है कि गवर्नर को भेजा जाएगा साइन के लिए कि कब स्पीकर का इलेक्शन होगा। तो हाउस के रूल से ना ये चीज हटाई भी जा सकती है। हाउस के रूल में सिंपल ये भी लिखा जा सकता है कि सरकार जब असेंबली के सेक्रेटरी को बोलेंगे कि इस दिन हम स्पीकर का इलेक्शन करेंगे, तो उस दिन फिर असेंबली का सेशन ऑर्गेनाइज होगा। तो गवर्नर के नाम को हटाया भी जा सकता है हाउस के रूल से। लेकिन पता नहीं गवर्नर इस चीज पे टकराव चाह क्यों रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट के साथ में। ये छोटा सा इशू है जो नॉर्मल रूटीन के मैटर होते हैं, उस पर भी गवर्नर जो है वो टकराव चाह रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट के साथ। इसके बाद राइटर केरला का इशू डिस्कस करते हैं। ब्रीफ में इशू आपको पता है, जो ये कन्नूर यूनिवर्सिटी है ना, इसमें वो पर्सन जो वाइस चांसलर के तौर पे काम कर रहे थे उसको रीअपॉइंट कर दिया गया गवर्नर के द्वारा। लेकिन रीअपॉइंट करने के बाद में ये बोला कि मैं स्टेट गवर्नमेंट के प्रेशर में था और स्टेट गवर्नमेंट के प्रेशर के चलते मैंने वाइस चांसलर को रीअपॉइंट किया है और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे गिल्ट है। ऐसी ऐसी बातें उन्होंने बोली। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि इस कन्नूर यूनिवर्सिटी में मैं चांसलर के तौर पर काम नहीं करूंगा। जबकि देखो एक्स ऑफिशियो समझते हो ना, जो पर्सन गवर्नर की पोस्ट पर होता है उसे स्टेट यूनिवर्सिटी के चांसलर के तौर पर काम करना ही होता है। ये चॉइस नहीं होती, ये एक्स ऑफिशियो पोस्ट है। जैसे देखो हमारे देश में जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ना, उन्हें राज्यसभा के चेयरमैन की पोस्ट पर काम करना ही होता है। ये संविधान में लिखा गया है। ऐसा नहीं कि उनकी मर्जी है कि हाँ वेंकैया नायडू इस बार वाइस प्रेसिडेंट बने, वो कहें कि नहीं मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पे काम करूं। ऐसा नहीं होता है। ये एक्स ऑफिशियो पोस्ट है, मतलब जो वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वो राज्यसभा का चेयरमैन होगा ही। उसी प्रकार से जो गवर्नर होगा किसी राज्य का, वो स्टेट यूनिवर्सिटी का चांसलर होगा ही। लेकिन फिर भी उन्होंने बोल दिया कि मैं स्टेट यूनिवर्सिटी के चांसलर के तौर पर काम नहीं करना चाहता। राइटर एक्सप्लेन करते हैं, देखो
एक्चुअल में लीगल पोजीशन क्या है। जो यूनिवर्सिटी एक्ट है ना, वो देखो कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं बताता है जिसके अनुसार किसी यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर को उसी पोस्ट पर रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता। मतलब वाइस चांसलर को रीअपॉइंट करना ये गलत नहीं है। तो कन्नूर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को फिर से रीअपॉइंट कर दिया जाए, ये जो सरकार की एडवाइस थी ना गवर्नर को, जिसे उन्होंने माना, इसमें कुछ गलत नहीं था। और देखो ध्यान देने वाला पॉइंट यहां पर यह है कि यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर्स की अपॉइंटमेंट के लिए ना गवर्नर को कोई जरूरी नहीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस से काम करना है। यहां पर भी गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर है। वो इवन असेंबली में जो लीडर ऑफ अपोजिशन है ना, उनकी एडवाइस से भी किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर को अपॉइंट कर सकते हैं। मतलब वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट के मामले में उनके पास डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं। वो चाहते तो सरकार के सजेशन को रिजेक्ट भी कर सकते थे, उनके पास पावर थी। तो इस केस में कन्नूर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के केस में चूंकि देखो वो अपना माइंड इंडिपेंडेंटली लगा सकते थे कि वाइस चांसलर की परफॉर्मेंस कैसी रही है, क्या उनकी मेरिट है रीअपॉइंटमेंट में या फिर नहीं है, तो ये सब देख के वो एक्ट कर सकते थे। तो उन्होंने एक्ट भी किया, उन्होंने वाइस चांसलर को फिर से रीअपॉइंट कर दिया। तो सोचा गया था कि शायद उन्होंने ये सारी चीजें देखी होंगी, उनकी मेरिट देखी होंगी, क्योंकि उनका काम है गवर्नर का ये सब देखना। लेकिन उन्होंने वाइस चांसलर को रीअपॉइंट तो कर दिया, लेकिन बाद में स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर एलिगेशन लगा दिए कि मैं प्रेशर में था इसलिए मैंने वाइस चांसलर को रीअपॉइंट किया। इसके बाद राइटर ये बोलते हैं, देखो ये काफ़ी स्ट्रेंज सिचुएशंस हैं। गवर्नर की जो पोस्ट है ना, काफ़ी रिस्पेक्टेड पोस्ट होती है, हाई कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होती है गवर्नर, उनको संविधान की बाउंड्रीज में ही रहकर काम करना चाहिए। वो सरकार के लिए, राज्य सरकार के लिए फ्रेंड, फिलोसफर और गाइड के तौर पे काम करते हैं। संविधान उन्हें इजाज़त नहीं देता कि वो किसी राज्य में स्टेट गवर्नमेंट के समकक्ष यानी स्टेट गवर्नमेंट के पैरेलल एक अलग से गवर्नमेंट चलाएं, और ना ही वो अपने एक्शंस के लिए जो भी उन्होंने एक्शन लिए होते हैं ना एज ए गवर्नर, इसके लिए वो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। लेकिन अक्सर ये देखा गया है अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स में पॉलिटिक्स हावी हो जाती है और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, जिस पर यूपीएससी ने इस बार क्वेश्चन भी पूछा, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो है वो पीछे छूट जाती है। लास्ट में कोट है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हो, पंडित ठाकुरदास भार्गव, ये कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के मेंबर थे। इन्होंने कहा था गवर्नर एक ऐसी पोस्ट होगी जो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर होगी। वो मिनिस्टर को, सरकार को, सबको एक डिटैच्ड पॉइंट से देखेंगे, मतलब उनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होगा। लेकिन आपको भी पता है, देखो हमारे देश में क्या होता है, जैसे अभी बीजेपी की सरकार है तो सारे जो गवर्नर है ना वो ज़्यादातर बीजेपी के लीडर्स रहे हैं पास्ट में। आनंदीबाई पटेल, जितने भी हैं आप देख लीजिए, सारे पुराने बीजेपी के लीडर्स हैं। उसी समय जब यूपीए की सरकार थी उन्होंने अपने अपने बंदे गवर्नर के तौर पर लगा दिए थे। और जबकि सोचा यह गया था गवर्नर की पोस्ट तो एक एमिनेंट पर्सन की पोस्ट होगी जिसने कभी पॉलिटिक्स में शायद हिस्सा भी ना लिया हो। हमारे देश में देखो ऐसे ऐसे पर्सन्स को गवर्नर के तौर पे अपॉइंट करना चाहिए, जैसे साइंटिस्ट हों, किसी दूसरी फील्ड में उन्होंने अच्छा काम किया हो, लेकिन वो पॉलिटिक्स में ना इन्वॉल्व हो, किसी भी पार्टी की तरफ उनका झुकाव ना हो। लेकिन देखो ये जो आवाज़ है ना आज के समय में दब गई है, यानी पंडित ठाकुरदास भार्गव ने जो बोला था ना उसकी आज के समय में कोई रेलेवेंस नहीं है और गवर्नर की पोस्ट बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल पोस्ट बन गई है। तो ये पूरा इशू हमने डिस्कस किया गवर्नर से संबंधित। चलते हैं आगे।